गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अनुच्छेद लेखन इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, हिंदी गद्य में अनुच्छेद लेखन के संबंध में सबसे पहले हम ये देखें कि अनुच्छेद लेखन है क्या। अंग्रेजी में जिसे आप पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं, वही उसे ही हिंदी में अनुच्छेद लेखन कहते हैं। गद्य की वह लघुतम विधा जिसमें विषय विशेष से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को सीरियल वाइज यानी क्रमबद्ध तरीके से शार्ट में रखा जाता है, संक्षेप में व्यक्त किया जाता है, वही अनुच्छेद लेखन है। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बच्चों। पैराग्राफ राइटिंग करते समय, अनुच्छेद लेखन के समय यह ध्यान देना चाहिए कि अनुच्छेद 80 से 100 वर्ड्स के बीच का होना चाहिए। दूसरी बात, अनुच्छेद दिए गए विषय से संबंधित होना चाहिए। तीसरी बात, दिए गए संकेत बिंदु को ध्यान में रखकर उन्हें अनुच्छेद में समाहित करना चाहिए। कभी कभी आपको संकेत बिंदु भी मिल जा सकते हैं, तो इसमें कि इस बिंदु के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है, तो उन बिंदुओं में जो कुछ उनके बारे में आपको आता है, उन सब बातों को उसके अंदर आ जाना चाहिए। आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, उन वाक्य जो आप बना रहेंगे, लिखेंगे, उसमें वो प्रभावशाली होना चाहिए और साथ में कोरिलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चले कि आप चर्चा तो कर रहे हैं उसी संबंध में, लेकिन क्या है, जो टॉपिक है वो आपस में कोरिलेट नहीं हो रहा है। तो परस्पर संबद्धता होना जरूरी है बच्चों। पांचवा पॉइंट इसमें ध्यान देने की बात यह है कि भाषा आपकी शुद्ध होनी चाहिए। आप जो शब्दों का चुनाव करें उसका भी ध्यान देना चाहिए। अपने टॉपिक से हट करके अनावश्यक अपने थॉट्स उसमें लिखना ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा मत लिखिए, ऐसा मत करिए। जो विषय है उसी विषय पर आपको लिखना है, व्यर्थ की विचारधारा से बचना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको संस्कृत में बताया था कि इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता ही नहीं है। इसमें जो मुख्य विषय है उसी विषय पर आपको लिखना है। अनावश्यक वाक्य क्या होता है, जो अगर आपने लिख दिया तो अनुच्छेद के प्रभाव को क्या कर देता है, वो शिथिल बना देता है। ध्यान रहे कि जैसे शुरू में अगर आप लिखते हैं तो शुरू का वाक्य और अंत का वाक्य वो क्या उसमें सारगर्भित हो, प्रभावशाली हो। तो इस तरीके से अनुच्छेद समस्या जनित हो सकते हैं, देश और संस्कृति से संबंधित हो सकते हैं, विज्ञान से संबंधित हो सकते हैं, भावनाओं से संबंधित हो सकते हैं, छात्रों से संबंधित हो सकते हैं, प्रकृति से संबंधित हो सकते हैं और नैतिक मूल्यों पर आधारित हो सकते हैं। तो इस तरीके से
आपको जिस विषय वस्तु पर अच्छा ज्ञान हो, जिस पर आप अच्छा लिख सकें, उस टॉपिक को चुनिए और उसी पर लिखिए। इसमें आप पैराग्राफ बिल्कुल चेंज मत करिए, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके संकेत बिंदु दिए गए हैं तो संकेत बिंदु अगर हैं तब आप उसमें पैराग्राफ अलग अलग कर सकते हैं, और अगर संकेत बिंदु नहीं है तो पैराग्राफ चेंज ना करें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसे आज हमने दिया है प्रदूषण पर, प्रदूषण इसमें संकेत बिंदु है, तो इसमें से इसका अर्थ क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसमें कारण क्या है, प्रभाव क्या है, बचाव, इन चीजों को आपको बताना है और लगभग 80 से 100 शब्दों में सब कुछ बता देना है। तो बच्चों, प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के आने से प्राकृतिक संतुलन में होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। अर्थात मिट्टी, जल, वायु में अवांछित पदार्थों का मिलना ही प्रदूषण है। सामान्यतः प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल से भूमि, नदियों, तालाबों, नाले ये सभी प्रदूषित हो जाते हैं। कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषित होता है। मशीनों के शोर, वाहनों के भोंपू, लाउड स्पीकरों, पटाखों से ध्वनि प्रदूषण होता है। वहीं दूसरी ओर अशुद्ध वायु को शुद्ध करने का काम करने वाले वृक्षों व जंगलों के विकास के नाम पर काट दिया जाना, इससे भी प्रदूषण की मात्रा निरंतर बढ़ रही है। इसके कारण हर घर में श्वास के मरीज देखे जा सकते हैं। लोगों में पीलिया, टाइफाइड, बहरापन, दिल की बीमारी, मानसिक तनाव जैसे अनेक रोग बहुतायत में मिल जाते हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। वर्षा की कमी, तेज गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, भूकंप आदि से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। प्रदूषण से बचाव के लिए जो भूतकाल में बीते समय पर काटे गए जंगलों की पूर्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को, नागरिक को अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर अपने परिवेश को शुद्ध व सुरक्षित बनाना वर्तमान वक्त की मांग है। जहरीली गैस व धुआं छोड़ने वाले वाहनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। समय समय पर वाहनों की प्रदूषण नियंत्रण जांच करानी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत कारखानों के अपशिष्ट को जल व वायु में मिलने से रोकने की प्रक्रिया निश्चित करनी चाहिए। बच्चों, इस तरीके से ये अपना प्रदूषण से संबंधित हुआ। अब राष्ट्र प्रेम, दूसरा टॉपिक है राष्ट्र प्रेम। इसमें जैसे टॉपिक जो चीज बताई गई है उसमें संकेत बिंदु जैसे मातृभूमि से लगाव, मातृभूमि माँ के समान है,
और समर्पण होना चाहिए इसमें, और बलिदान की भावना होनी चाहिए। तो राष्ट्र प्रेम है क्या? देखिए, राष्ट्र प्रेम अर्थात देश से प्यार, देश की प्राकृतिक और भौगोलिक मानव निर्मित हर वस्तु से प्यार, जिससे जिस माँ ने हमें जन्म दिया और पालन पोषण कर बड़ा किया है, उनके प्रति प्यार और समर्पण होता है। उसी प्रकार जिस देश में जन्म लिया, उसकी मिट्टी में खेल करके बड़े हुए, जिसकी उपज और पेड़ पौधों से पोषित हुए, उस देश से हमारा प्यार और समर्पण नितांत जरूरी है। देश प्रेम की भावना अन्य भावनाओं से सर्वोपरि है। वही वजह है कि हम अपने देश की रक्षा और सुरक्षा में सर्वस्व निछावर कर देते हैं। दुश्मनों से मातृभूमि की रक्षा के लिए देश के वीर जवान अपने प्राणों की आहुति देते हैं। गुलामी के दौर में भी हमारे देश के वीर व वीरांगनाओं महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, अहिल्याबाई आदि ने अपना तन मन धन अर्पण कर देश के प्रति सच्ची देशभक्ति दिखाई। देश प्रेम को मैथिली शरण गुप्त ने इन पंक्तियों द्वारा व्यक्त किया है। जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बच्चों, इस तरीके से ये आपकी राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम या राष्ट्रभक्ति, ये टॉपिक अगर आपके आते हैं तो इसमें से ये पैराग्राफ इसके लिखने के लिए हो जाएगा। अब राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता इस विषय पर है। तो संकेत विदुष में क्या है, राष्ट्रीय एकता क्या है, भारत की कमी क्या है, उपद्रवी तत्व है। बच्चों, राष्ट्र के प्रति एक विचार, एक भावना, एक आस्था से समर्पण व बलिदान की भावना राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करता है। भिन्न भिन्न धर्म, जाति, पंथ व भाषा का होना भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में बाधक है। भारत की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि वह तीन ओर समुद्र से और एक ओर दुश्मन देशों से घिरा है। अतः राष्ट्र पर संकट हमेशा मंडराता रहता है। ऐसी विषम परिस्थितियों से देश को सुरक्षित रखने के लिए देशवासियों का एकजुट होना आवश्यक है। कई बार देश के आंतरिक उपद्रवी तत्व भी धर्म, जाति व भाषा के नाम पर अनेक सांप्रदायिक दंगे फसाद करते रहते हैं। अतः प्रत्येक भारतीय को मानसिक, वैचारिक एवं धार्मिक एकता प्रदर्शित करना आवश्यक है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों एवं न्यायपालिका के आदेशों एवं कानूनों के पालन एवं क्रियान्वयन में देश के प्रत्येक नागरिक को सर्वसम्मत से मानना ही राष्ट्रीय एकता व का जो सूचक है। बच्चों, इस तरीके से ये आपके राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता और ये टॉपिक हुआ। आफ्टर देन बीता समय अवसर हाथ नहीं आता, ये दो और यहाँ पर है। समय बड़ा बलवान या समय बहुमूल्य है, वक्त की पाबंदी या समय का सदुपयोग।
इससे टॉपिक जो है तो इससे बनाए जा सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो सकता है। इसके लिए संकेत बिंदु ये है कि समय क्या है, इसका महत्व क्या है, वक्त की पाबंदी क्या है, और इसमें उदाहरण भी जैसे देने के लिए आपको बताया गया है। तो समय का पर्याय काल है, माने समय की मीनिंग काल है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, भूत, वर्तमान और भविष्य काल, माने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आज अर्थात वर्तमान जो है वह आने वाले समय के लिए भूत की संज्ञा प्राप्त करता है, और जो भविष्य के नाम से जाना जा रहा है वह आने वाले कल के लिए वर्तमान का रूप ले लेगा। अर्थात समय, वक्त या काल गतिशील है, जिसे पकड़ा या रोका नहीं जा सकता। इसलिए समय बड़ा बलवान ही की कहावत है। मानव को निर्धारित समय पर अपना कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए, वरन वक्त बीत जाने के बाद सिर्फ पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। वह विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक सत्र में एक निश्चित कक्षा की परीक्षाएं निर्धारित होती हैं। उस परीक्षा में प्रवेश करने की तैयारी करने से आरंभ कर लेनी चाहिए, और उस परीक्षा को निर्धारित समय पर ही देना चाहिए। यदि विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित हो जाए तो वह अगली कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और अब पछताए होत क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत की कहावत चरितार्थ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत की कहावत चरितार्थ हो जाएगी, फिट बैठ जाएगी। तो जीवन के अच्छे अवसर बार बार नहीं आते हैं, इसलिए अच्छे अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। यह वक्त की पाबंदी से ही संभव हो सकती है। अतः मानव मात्र को वक्त से पहले ही अपने लक्ष्य कर्म की योजना बना लेनी चाहिए। कबीरदास जी का कहना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब। बच्चों, इसके बाद पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण थे डर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो खुद आचरण में अपने उसे लाएं, ऐसे बहुत लोग कम मिलते हैं। तो इस सूक्ति का अर्थ क्या है, समाज पर इसका प्रभाव क्या है, वर्तमान परिवेश में सूक्ति की महिमा क्या है। स्टूडेंट्स देखिए, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यह उक्ति रामचरितमानस के दो यहाँ पर चली गई है, चौपाई है। यहाँ पर दोहा लिखा है, गलत लिखा है, चौपाई चौपाई है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिते नर न घनेरे। ये चौपाई है, यहाँ पर दोहा लिखा वो गलत लिखा है। जिसे तुलसीदास जी ने मेघनाथ के वध के पश्चात विलाप कर रही मंदोदरी आदि स्त्रियों को उपदेश देने वाले रावण के संदर्भ में कहा था। दूसरों को उपदेश देने की प्रवृत्ति मनुष्य में अनादिकाल से रही है। लोग उपदेश देने की कला में बड़े निपुण व कुशल होते हैं, किंतु उसी उपदेश के अनुरूप स्वयं आचरण करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ ज्ञानी प्रस्तुत करने की चाहत में यदा कदा अपने ज्ञान का बखान करता है। उसका आचरण व स्वभाव उपदेश से भिन्न होता है। कथनी और करनी असमान होती है। इससे समाज में मिथ्याचार और पाखंड फलने फूलने लगता है। संत महात्माओं पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है।
कुछ असाधारण सत्कर्मी लोग होते हैं जिनकी कथनी और करनी समान होती है। वे मन, वचन और कर्म से एकनिष्ठ होते हैं। ऐसे लोग समाज में आदर्श प्रस्तुत कर समाज को उन्नत उन्नति प्रदान करते हैं। समाज का कल्याण होता है। वर्तमान परिवेश में सत्कर्म और ब्रह्मचर्य का उपदेश देने वाले बहुत से संत अपकर्म में लिप्त पाए जाते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त देश का नारा देने वाले और भाषण करने वाले नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते देखा जा रहा है। अंततः दूसरों को उपदेश देने वाले सत्पुरुष संसार में बहुत ही कम हैं। राम, कृष्ण, नानक, बुद्ध जैसे आदर्श लोग ही आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से ये आपका अनुच्छेद लेखन होगा। ऐसे भी कोई टॉपिक जो है तो आपको आवश्यकता है तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए और आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से तैयारी करना है। थैंक्स स्टूडेंट्स।